मुंबई एमराल्ड हाइट्स यूनिवर्सिटी। मुंबई एमराल्ड हाइट्स यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें विवान ने आर्या का एडमिशन करवाया था। अवनी भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। ये मुंबई की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है जहाँ बड़े बड़े और प्रभावशाली घरानों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी का अनुशासन डिसिप्लिन बहुत ही सख्त है और यहाँ पढ़ाई का भी स्तर उच्चतम श्रेणी का है। विवान खुद इस यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी है। ये एक भव्य और आधुनिक इमारतों से सजी यूनिवर्सिटी थी। चारों तरफ खूबसूरत बगीचे, एक बड़ा खेल का मैदान और स्टूडेंट के लिए अलग अलग विभागों की बिल्डिंग्स। यहाँ हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है। आर्किटेक्चर से लेकर साइंस, मैनेजमेंट से लेकर आर्ट, सब कुछ। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है लाइब्रेरी हॉल, जो एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में से एक है। आर्या और एवनी की गाड़ी जैसे ही आर्म्ड हाइट्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में आकर रुकी, दोनों गाड़ी से बाहर निकली। उन्होंने देखा स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर तेजी से जा रहे थे। अवनी ने मुस्कुराते हुए आर्या से कहा, ऑल द बेस्ट भाभी, टेस्ट अच्छे से देना। अगर किसी की मदद की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। आर्या ने हल्की मुस्कान से कहा, थैंक यू अवनी, मैं मैनेज कर लूँगी। दोनों ने एक दूसरे को गुड लक कहा और अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। आर्या अपने डिपार्टमेंट पे पहुंची। आज उसका पहला बड़ा टेस्ट था और वह इसे लेकर बड़ी नर्वस थी। क्लासरूम में पहले से ही कई स्टूडेंट मौजूद थे। आर्या के क्लासरूम में आते ही ज्यादातर लड़कों की नज़र उस पर टिक गई, क्योंकि आर्या थी ही इतनी खूबसूरत, ना ही कोई मेकअप और ना ही कोई स्टाइलिश कपड़े। लेकिन आर्या की नेचुरल ब्यूटी ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थी। वहीं बहुत सी लड़कियां आर्या को देखकर जेलस फील कर रही थी, क्योंकि जब से आर्या ने कॉलेज ज्वाइन किया था सब लड़कों का ध्यान उसी पर ही रहता था। लेकिन आर्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्या चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन लास्ट डेस्क पर बैठे कुछ लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उनमें से एक ने बीच में बैठे लड़के की ओर झुकते हुए कहा, ब्रो, भाभी तो आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है। उसकी बात सुनते ही बीच में बैठे लड़के के माथे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। वे धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और उस लड़के का कॉलर कसकर पकड़ लिया। भाभी, उसकी आवाज गहरी और सर्द थी। लेकिन क्लासरूम में उनकी बहसबाजी से किसी को कोई मतलब नहीं था। बाकी सब अपने में व्यस्त थे। आर्या भी शायद कुछ नोट्स बनाने में बिजी थी। उस लड़के ने अपना जबड़ा भींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नजर उठाकर देखने की? आदित्य मेहरा की नजर को एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसकी हो जाती है, और यहाँ तो बात सीधा दिल की है। वह लड़का और कोई नहीं, आदित्य मेहरा था। पूरे कॉलेज में उसकी दबंगई के किस्से मशहूर थे, क्योंकि उसके पापा मुंबई के पॉलिटिशियन थे। आदित्य मेहरा कॉलेज का सबसे शातिर और स्मार्ट लड़का था। वो कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन था और कई बार नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीत चुका था। उसकी मजबूत कदकाठी, गहरी आंखें और बेपरवाह अंदाज ने उसे कॉलेज का हार्ट रोब बना रखा था। लेकिन आदित्य का गुस्सा उतना ही खतरनाक था जितना उसकी बॉक्सिंग। कोई इसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। पहले लड़के ने डरते हुए कहा, सॉरी ब्रो, मजाक कर रहे थे। लेकिन आदित्य ने उसे एक सख्त नजर से देखा और कहा, ये आखिरी बार था। अब अगर आर्या का मन तेरी जुबान पर आया तो मजाक समझकर छोड़ूंगा नहीं। आदित्य को पहली ही नजर में आर्या पसंद आ गई थी। आर्या की सादगी और खूबसूरती ने आदित्य का दिल पहली बार में ही जीत लिया था। आर्या इस पूरे वाक्य से अनजान अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में व्यस्त थी। वही क्लास में बाकी सब ने आदित्य के गुस्से को देखकर अपनी हरकतें बंद कर दी। आदित्य ने वापस अपनी सीट ली, लेकिन उसकी नजरें एक बार भी आर्या पर टिक गई। तेरे लिए कोई कुछ भी गलत बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मन ही मन कहा। उसी समय क्लास में प्रोफेसर का आगमन हुआ। उन्हें वहां देखकर सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े हो गए और प्रोफेसर को मॉर्निंग विश किया। थोड़ी देर बाद टेस्ट शुरू हुआ और आर्या पूरे ध्यान से आंसर लिखने लगी। उधर अवनी अपने आर्ट्स डिपार्टमेंट में व्यस्त थी। वे अपने दोस्तों के साथ अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रही थी। अवनी का स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी से जल्दी घुल मिल जाती थी। उसका ग्रुप यूनिवर्सिटी में सबसे चुलबुला और फेमस माना जाता था। दूसरी तरफ राठौड़ इंडस्ट्रीज, जब आज आरव पहली बार कंपनी आ रहा था, कंपनी देखकर आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। वे खुद से बोला, भाई ने तो यहाँ अच्छी खासी कंपनी खड़ी की हुई है। उसके चेहरे पर एक अलग की चमक थी। तभी उसे विमान की आवाज आई, बाहर खड़े रहकर कंपनी को ही घूरना है या अंदर आकर कुछ काम भी करना है? अपनी बात बोलकर विमान सीधे अंदर चला गया। उसके
साथ उसका असिस्टेंट व्योम भी था। विवान को जाता देख आरव चिल्लाया, भाई रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। आरव भी उसके पीछे भाग गया और लिफ्ट में चला गया। आरव गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई मानना पड़ेगा, आप इतना बड़ा बिजनेस संभालते कैसे होगे। व्योम बोला, सिर्फ यही नहीं, पूरा राठौड़ ग्रुप की जिम्मेदारी सर के कंधों पर है और सर इसे बखूबी निभाते हैं। उनके काम करने का तरीका बाकी सबके लिए एक मिसाल है। आरव ने व्योम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मेरे भाई की इतनी तारीफ तो पहली बार सुन रहा हूँ। वैसे क्या आप मुझे भी ये सब सिखाएंगे या बस तारीफों में ही लगे रहेंगे। ईवान जो अब तक शांत खड़ा था, उसने गहरी आवाज में कहा, आरव, यहाँ कोई तुम्हें चम्मच से खाना खिलाने नहीं न वाला। अगर सीखना है तो ध्यान से देखो और तुम खुद मेहनत करो। ये कंपनी कोई खेल का मैदान नहीं है। आरव थोड़ा गंभीर होकर बोला, भाई आप मुझे पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं यहाँ सीखने ही तो आया हूँ। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। लिफ्ट में जब उनके ऑफिस फ्लोर पर रुकी तो विवान तेजी से बाहर निकल गया। आरव ने भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, उसके पीछे पीछे चलने लगा। आर्या का आज का टेस्ट बहुत अच्छा गया था। शाम के समय छुट्टी के टाइम आर्या अवनी के साथ राठौड़ मैंशन वापस आ गई थी। राठौड़ मैंशन आर्या अपने रूम में सोफे पर बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसके फोन पर विद्या जी की कॉल आ रही थी। आर्या सोफे पर से खड़ी हुई और कॉल रिसीव करके अपनी आई से बात करने लगी। वे बात करते करते बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। विद्या जी नाराजगी जताते हुए बोली, आर्या क्या बात है, तू मिलने नहीं आई? विद्या जी ने आर्या से शिकायत करते हुए पूछा। आर्या को सच में उनसे मिले हुए 4-5 दिन हो गए थे। आर्या को सोचते हुए बोली, आई तू टेंशन मत ले, मैं कल ही तुमसे और सबसे मिलने आऊंगी। तू बता, घर में बाकी सब सही है? दिशा और श्रीति की पढ़ाई कैसी चल रही है? और विपुल, वो भी जॉब के साथ पढ़ तो रहा है ना? और दादी, वे ज्यादा परेशान तो नहीं करती? आर्या ने जल्दी जल्दी अपनी आई से सबके बारे में पूछ लिया। आर्या बिना सामने वाले को कोई मौका दिए दोबारा बोली, बोलना आई, तो बोलती क्यों नहीं है? अब तुम मुझसे इतना नाराज है कि बात भी नहीं करना चाहती। लास्ट तक आर्या की आवाज़ रुआसी हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी आई उससे गुस्सा है। लेकिन उसने इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि उसने खुद ही अपनी आई को अभी तक कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। विद्या जी बोली, शांत आर्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया है जो मैं कुछ बोलती? आर्या को एहसास हुआ कि कब से वे खुद ही बोले जा रही है। ये सोचते ही उसे गिल्ट फील होने लगा और उसने तुरंत दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और आंखें मीच ली। वहीं बालकनी के गेट से टिक कर खड़ा कोई आर्या की हरकतें देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी एक स्माइल थी। आर्या ने एक हाथ से फोन पकड़कर कान पर लगाया हुआ था और दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ती हुई बोली, सॉरी आई, अब तू तसल्ली से मेरी सब बातों का जवाब दे, मैं चुपचाप सुनूंगी। आर्या ने अपने होठों पर अपनी उंगली रख ली। अपनी बेटी की बचकाना बातें सुनकर विद्या जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन दोनों ने करीब 10 मिनट बात की, जिसके बाद आर्या कॉल कट करके अपने ध्यान में चल रही थी। तभी उसका सिर किसी कठोर चीज से टकरा गया। आर्या अपना माथा सहलाते हुए बोली, ओए माँ, क्या चीज है ये? उसने धीरे से नजरें उठाई और देखा कि सामने विवान खड़ा है। विवान की आंखों में हल्की सी शरारत और चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी बाहें सामने बांध कर खड़ा था, जैसे आर्या की हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हो। क्या तुम हर जगह सीट टकराने के लिए घूमती रहती हो? विवान ने ठंडी आवाज में पूछा। आर्या ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, आप यहाँ खड़े होकर मेरा रास्ता रोकने आए हैं? आज विवान पहली बार आर्या की ये साइड देख रहा था। बोले तो चाइल्डिश, असल में आर्या आई से बात करते हुए बहुत खुशी, ज्यादा ही खुश थी। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं तो यहाँ बालकनी का नज़ारा देखने आया था, लेकिन तुम्हारी ड्रामेबाजी देखकर रुक गया। आर्या ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटे की और बोली, ड्रामेबाजी? मैं आई से बात कर रही थी, इसमें ड्रामा कहाँ से आ गया? आर्या ने बोलते हुए अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए और घूरते हुए विवान को देखने लगी। विवान ने मजाक के लहजे में कहा, ओ हाँ, ओ आई से बात करते हुए कान पकड़कर माफी मांगना, ओ होठों पर उंगली रखना। अगर ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? आर्या ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, आपका कोई काम नहीं है तो जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और किसी की बातें छुप छुप कर सुनना गलत है। विवान ने अपना एक कदम आर्या की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस आर्या, शायद आप भूल रही है, ये मेरा ही रूम है, मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे पूरी आज़ादी है। आर्या के पास बहस करने के लिए फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं था। वे बोली, मैं नीचे जा रही हूँ। आर्या विवान की साइड से निकल कर जाने लगी, तभी उसके कानों में विवान की आवाज़ आई, आज तुम्हारा टेस्ट था, वो कैसा गया? विवान ने बिना किसी भाव के पूछा। आर्या पीछे पलटी, लेकिन
अभी उसके सामने विवान की पीठ थी, क्योंकि अभी भी विवान बालकनी की तरफ ही देख रहा था। वे बोली, बहुत अच्छा गया, बाकी एक आध दिन में कॉपी चेक हो जाएगी, तब मैं आपको दिखा दूंगी। विवान अंदर रूम की तरफ मुड़ा और आर्या की तरफ देखते हुए बोला, तुमने कह दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है, बाकी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आर्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर बोली, क्या मैं अब जा सकती हूँ? विवान ने बिल्कुल बिल्कुल हल्की ना दिखाने वाली मुस्कान के साथ कहा, हाँ। आर्या वहां से जल्दी से चली गई। दूसरी तरफ आरव का रूम आरव आते ही बेड पर अपने पास अपने हाथ फैलाकर लेट गया और खुद से बोला, यार ये बिजनेस की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, सुबह से शाम तक बस काम और काम। भाई कैसे संभालते हैं सब कुछ? वे थकी हुई आवाज में अपनी आंखें बंद करके लेट गया। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और विधि कमरे में आ गई। उसे बेड पर यूं फैला देखकर उसने हाथ में पकड़ी प्लेट टेबल पर रखी और बोली, आरव ये क्या हाल बना रखा है? ऑफिस का पहला दिन था और तुम ये निढाल पड़े हो। आरव ने आंखें खोले बिना कहा, विधि मेरी जान, तुम नहीं समझोगे, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। भाई तो सुपरमैन है जो ये सब कर लेते हैं। विधि मुस्कुराते हुए बोली, सुपरमैन नहीं, मेहनती इंसान है, और वैसे भी ये सब तुम भी कर लोगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उठो और ये नींबू पानी पी लो, थकान उतर जाएगी। नींबू पानी का नाम सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। वे जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, विधि मेरी जान, यू आर द बेस्ट वाइफ। आरव की बचकानी हरकतें देखकर विधि के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके बालों में हाथ फेरा, जिस वजह से आरव के बाल बिखर गए। राठौड़ मेंशन रात का समय। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एक तरफ हेड चेयर पर दादी जी और दूसरी तरफ हेड चेयर पर हमेशा की तरह विवान बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद रीवा और उसकी गर्ल गैंग अपने लगेज के साथ हॉल में खड़ी हुई थी और उसके आसपास सारे फैमिली मेंबर थे। रीवा आज अपनी फ्रेंड के साथ गोवा घूमने जा रही थी। विमला जी ने रीवा को कुछ रास्ते के लिए खाने पीने का सामान दिया और कुछ जरूरी हिदायतें भी दी। आखिर वे एक माँ है, माँ को अपने बच्चे की फिक्र तो होती ही है ना। आरव उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने जाने वाला था। उसका मन तो नहीं था, लेकिन सुषमा जी की बात को उनके दोनों बेटे कभी नहीं टालते, इसलिए आरव ने डिसाइड किया, पहले वे उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आएगा, उसके बाद ऑफिस जाएगा। रीवा और उसकी गर्ल गैंग के जाने से जो सबसे ज्यादा खुश थी वे थी अवनी। अवनी को पता नहीं क्यों, लेकिन रीवा कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। कुछ दिन अच्छे से बीतते हैं। करीब एक महीने बाद आज राठौड़ मेंशन में अलग ही चहल पहल लगी हुई थी। मेंशन को बहुत अच्छे से साफ किया जा रहा था। बाहर गार्डन एरिया में अलग ही तैयारियां चल रही थी। गार्डन में सफेद और लाल रंग का बहुत बड़ा शमियाना लगाया हुआ था और बहुत से लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही थी। गार्डन की घास पर हरे रंग की गलीचे बिछाए गए थे। गार्डन के पीछे की साइड सफाई पर ध्यान रखते हुए बड़े बड़े चूल्हों की व्यवस्था की गई थी। इन पर बड़े बड़े बर्तनों में खाना पक रहा था और ट्रेडिशनल तरीके से। वैसे तो मेंशन में अंदर बहुत बड़ा किचन है जिसमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन शायद आज मेंशन में कुछ खास ही होने वाला था। वहीं मेंशन के बड़े से हॉल में फर्श पर एक तरफ सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी और दूसरी तरफ हवन कुंड रखा हुआ था और उसके आसपास हवन की तैयारियां चल रही थी। हॉल में बीचों बीच एक आदमी की हार चढ़ी हुई तस्वीर रखी हुई थी। वे शख्स और कोई नहीं, विवान के दादाजी रघुनाथ राठौड़ थे। तस्वीर में उनके चेहरे पर एक अलग ही रौब नजर आ रहा था और उन्होंने राजसी कपड़े पहने हुए थे। कोई भी पहली झलक देखकर ही बता सकता था कि विवान बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। शायद इसीलिए ही सविता जी विवान को बहुत प्यार करती है। सुषमा जी जिन्होंने आज हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, वे आर्या और विधि को कुछ काम समझा रही थी। आर्या ने भी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और विधि ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। घर में सभी ने आज हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे। घर के जेंट्स ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। आर्या हवन कुंड के आसपास का सारा सामान चेक कर रही थी और विधि बाकी सारी अरेंजमेंट देख रही थी। शीतल जी और विमला जी गार्डन के पीछे की साइड जहाँ खाना बन रहा था वहाँ का काम देख रही थी। आरव बाहर शमियाने का काम देख रहा था, लेकिन विवान ऊपर स्टडी में था। आज उसकी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो अटेंड करनी जरूरी थी, इसलिए वे घर पर रहकर ही मीटिंग अटेंड कर रहा था। पुरोहित जी के आते ही उनके शिष्य हवन की तैयारी करने लग गए। दादी जी ने आज कॉटन सिल्क में ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी का बॉर्डर गोल्डन कलर का था। उनके चेहरे पर आज हल्की उदासी छाई हुई थी। दादी जी पास ही खड़े आर्या से बोली, आर्या जाओ और विवान को बुला लाओ, हवन का समय हो रहा है, आज तुम दोनों को ही एक साथ हवन में बैठना है। आर्या विवान को बुलाने जा रही थी, तभी उसकी नजर सामने लिफ्ट के गेट की तरफ गई, जिसमें से विवान अपने कुर्ते की स्लीव्स को
फोल्ड करते हुए बाहर आ रहा था। ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पैजामा में विवान क्या ही कह ढा रहा था। कुछ सेकंड के लिए तो आर्य की नजर भी विवान पर थमी रह गई। उसने पहली बार ध्यान दिया कि विवान सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि पारंपरिक अंदाज में भी दिल जीतने वाला हुनर रखता है। वही विवान की नजर भी आर्या पर पड़ी। स्काई ब्लू साड़ी में हल्के से खुले बालों के साथ आर्या बिल्कुल किसी दुल्हन जैसी लग रही थी। उसकी सादगी और खूबसूरती ने विवान को कुछ पल के लिए रोक दिया, लेकिन अपने भाव छुपाते हुए वे धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ बढ़ा। विवान वहां से आगे एक बड़े से आसन जिस पर पुरोहित जी बैठे हुए थे उनकी तरफ बढ़ गया। अगले ही पल विवान झुका और उसने झुककर पुरोहित जी के पैर छू लिए। पुरोहित जी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और विवान को आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो बेटा, तुम्हारी बुद्धि और परिश्रम से तुम्हारा परिवार और ये वंश हमेशा फलता फूलता रहे। पुरोहित जी के शब्दों से में आशीर्वाद और प्रशंसा थी। विवान ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, धन्यवाद पुरोहित जी, ये सब हमारे पूर्वजों और दादाजी की देन है। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। कुछ समय पश्चात हवन कुंड के पास परिवार के सभी सदस्य निर्धारित जगहों पर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्रोण शुरू किया और आर्या और विवान को हवन की मुख्य जिम्मेदारियां दी गई। विवान ने हवन कुंड में ये आहुति देते हुए आर्या की तरफ देखा। आर्या शांत और श्रद्धा से भरी हुई नजर आ रही थी। हवन समाप्त होने के बाद दादी ने पूरे परिवार को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। रघुनाथ जी हमेशा कहते थे कि हमारी पारंपरिक परंपराएं और रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं चाहती हूँ कि हम सब इसी भावना को हमेशा बनाए रखें। हवन के समाप्त होने के बाद पहले पुरोहित जी और उनके शिष्यों को उचित आसन पर बिठाया गया। विवान और आरव पहले एक बड़ा सा बर्तन लाए और सबके चरण धोए। पुरोहित जी और उनके शिष्यों के चरण धोने की ये परंपरा घर में हमेशा निभाई जाती थी। विवान और आरव ने बड़े आदर और श्रद्धा से इस काम को पूरा किया। चरण धोने के बाद आर्या और रिधि ने उन सबको साफ तौलिया लाकर दिया, जिससे उनके अपने हाथ और पैर पोंछे। दादी जी, शीतल जी और सुषमा जी सब ने आगे बढ़कर पुरोहित जी को पल मिठाई और दक्षिण से भरी थाली भेंट दी। सुषमा जी ने कहा, आपके आशीर्वाद से ही हमारे घर और सुख और शांति बनी रहती है। पुरोहित जी मुस्कुराते हुए बोले, आपका परिवार हमेशा ऐसे ही परंपराओं का पालन करता रहे, ये देखना बहुत सुखद है। पुरोहित जी और उसके शिष्यों को उचित दान दक्षिण और वस्त्र देकर विदा कर दिया गया। उसके बाद सब घर वालों ने बाहर गार्डन एरिया की तरफ प्रस्थान किया। बाहर गार्डन एरिया में सभी मेहमानों के लिए पंगत लग चुकी थी। सफेद और लाल कपड़े की पंगत में लोग बड़े व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए थे। घर के सभी सदस्य खुद सेवा में जुट गए। विवान आरव ने मेहमानों को पानी और मिठाई परोसना शुरू की। बाकी सब भोजन परोसने में भी लगी थी। आज घर के सारे सदस्य ये सारा काम खुद अपने हाथों से कर रहे थे और पूरी श्रद्धा भाव के साथ। इन सब में कब 4 बज गए किसी को पता भी नहीं चला। सारे मेहमान जाग चुके थे। अब बारी थी घर के लोगों को खाने की। दादी ने कहा, आज दोनों जोड़े अपनी अपनी पत्नियों के साथ खाना खाएंगे। आरव और विधि को दादी जी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आर्या के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वहीं विवान बोला, दादी ये आप क्या बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आरव विवान की चुटकी लेते हुए बोला, क्यों भाई, आपको शर्म आ रही है? विवान आरव की बात सुनकर चिढ़ गया। वो दांत बीचते हुए आंखें बड़ी करते हुए बोला, आरव इसमें शर्म आने जैसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ये सब पसंद नहीं। दादी बिना विवान की बात सुने बोली, हमने अपनी बात तुम लोगों के सामने रख दी, अब तुम्हारी मर्जी, तुम लोग मानो या ना मानो, वैसे भी हमारी सुनता ही कौन है। दादी जी का ठीक है, बच्चों पर शायद इमोशनल अत्याचार का कांड खेल रही है। सबको पता था विवान आसानी से किसी बात पर नहीं मानता, लेकिन हमारी दादी भी थोड़ी नाकाम है। सविता जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ भाई, अब हमारी इस घर में चलती ही कहाँ है। हम चाहे जिए या मरे, भला किसी को कहाँ फर्क पड़ने वाला है। हम तो घर में पड़े उस पुराने सामान की तरह हैं जिसकी जगह स्टोर रूम में होती। भला हमारी कोई क्यों ही मानेगा। ये दादी ने खेल अपना इमोशनल कार्ड। दादी तो भाई हमारी ही है, रॉक स्टार। वहां खड़ा हर इंसान दादी की आंखें बड़ी करके देख रहा था। दादी वहां से जाने लगी और जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर बिना किसी की तरफ देखे बोली, सुषमा बहू, हमारा खाना तुम हमारे कमरे में भिजवा देना। जब हमारी कोई सुनता ही नहीं तो हम अब सबके साथ बैठकर ही भी क्या ही खाएंगे। हम और हमारी तन्हाई।
दादी जी वापस अंदर जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन वे मेंशन के गेट तक जाती तभी उसके कानों में एक आवाज आई, रुक जाइए दादी, आप जो चाहती है वैसा ही होगा। आखिर विवान को अपनी दादी के आगे झुकना ही पड़ा। आखिर वे उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। ये चीज राठौड़ परिवार के बच्चों में ही है। यही संस्कार है इस परिवार के, बड़ों की हमेशा इज्जत करना और उनकी बातों का मान रख करना। कुछ देर बाद सभी एक साथ नीचे जमीन पर बिछे हुए आसन पर बैठ गए और सर्वेंट उन्हें खाना सर्व करने लगे। विधि और आरव, विवान और आर्या एक साथ अपने एक प्लेट में खाना खा रहे थे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। खाने के बाद जैसे ही सब जाने लगे, दादी बोली, 2 मिनट रुको, हमें तुम सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। शीतल जी हैरानी से सविता जी की ओर देखते हुए अपने मन में सोचने लगी, अब माँ कौन सा नया फरमान सुनाने वाली है। आजकल ये भी बात बात पर बच्चों की तरह जिद करने लग गई है। तभी इनके कानों में दादी की आवाज आई, कल हम सब वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम चलेंगे। वहां जाकर सब उन लोगों के साथ समय बिताए जिन्हें परिवार और अपनों की कमी महसूस होती है। दादी के शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, लेकिन वहां जाने से पहले हम मंदिर जाना चाहते हैं और वहां दोनों नए जोड़ों के नाम की पूजा करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने मन की बात रखते हुए कहा। दादी जी की बात सुनकर सबके फेस पर अलग अलग भाव थे। शीतल जी थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक कर विमला जी के पास खड़ी हो गई और उनसे धीमी आवाज में बोली, ये माँ को क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है अपनी। विमला जी ने घूर कर शीतल जी की तरफ देखा। शीतल जी चुपचाप अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई। तो सब ने मिलकर फैसला किया, सब मंदिर तो साथ जाएंगे, लेकिन अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम सिर्फ सविता जी, सुषमा जी, विधि और आर्य ही जाएगी, क्योंकि विवान की कल दोपहर की एक मीटिंग थी जिसमें उनका होना जरूरी था और आरोह अभी काम सीख रहा था, इसलिए उसका भी जाना जरूरी था। रात को सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। आर्या को पता नहीं ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। आर्या को बेचैन देखकर विवान ने उससे सवाल किया, आर्या तुम ठीक हो ना? आर्या थोड़े झिझकते हुए बोली, जी सर मैं ठीक हूँ। विवान आर्या के पास सोफे पर आकर बैठ गया और उसकी तरफ देखता हुआ बोला, जब तुम ठीक हो तो ये बेचैनी कैसी? मैं शाम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही हो। अगर तबीयत ठीक नहीं तो बता दो। आर्या अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए बैठी हुई थी और अपने माथे पर हल्की शिकन थी। वे इस समय बहुत परेशान नजर आ रही थी। वहीं विवान से पता नहीं क्यों आर्या की ये परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वो फिर बोला, जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। हमें इतना टाइम हो गया है एक दूसरे के साथ रहते हुए। आफ्टर ऑल हम एक दूसरे से अगर कोई बात हो तो शेयर भी कर सकते हैं। विवान की बात सुन आर्या सीधी बैठ गई और अपने सिर विवान की तरफ घुमाकर उसकी तरफ देखने लगी। विवान ने अपनी पलकें झिका दी, जिसका मतलब था कि तुम मुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकती हो। आर्या पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, इस वजह से वे एक दो बार को बोलते बोलते रुक गई। उसने अपने शब्द जैसे अपने मुंह में ही रख लिए हो, लेकिन जब उसे लगा विवान को सच में उसकी चिंता है तो उसने अपने मन की बात विवान को बताने का निश्चय किया। आर्या अपने हाथ की उंगलियों को मसलते हुए बोली, वो सर जी, ये जो सब कुछ हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अपने मतलब के लिए किसी को धोखा दे रही हूँ। आर्या ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, सर जी आपका परिवार कितना अच्छा है, सब मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब सबको हम दोनों की शादी का सच पता चलेगा? वे सब तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। आर्या सवालिया नजरों से विवान की तरफ देखने लगे। विवान कुछ देर तक आर्या की आंखों में देखता रहा। उसकी बातों में छुपा डर और सच उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। विवान ने अपनी जगह से हल्का सा सड़कते हुए कहा, आर्या ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम दोनों जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने किसी को धोखा दिया है। आर्या ने तुरंत पलट कर जवाब दिया, पर सर जी अगर ये सच सबके सामने आ गया तो सब मुझे दोष देंगे। वे कहेंगे कि लालच के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे ये डर हर पल सताता है। विवान ने उसकी बात को ध्यान से सुना और गहरी सांस लेते हुए बोला, आर्या मैं जानता हूँ कि तुमने इस शादी को सिर्फ अपने परिवार के लिए स्वीकार किया है। तुम्हारा दिल साफ है और यही वजह है कि मेरे परिवार ने तुम्हें इतनी जल्दी अपना लिया। आर्या ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, लेकिन जब सब सच जानेंगे तो क्या होगा? मैं इस परिवार का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहती। विवान ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आर्या डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी ये सच सामने आएगा मैं सबके सामने खड़ा रहूंगा और सबको समझाऊंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने
कभी किसी को झूठ नहीं बोला, और वैसे भी तुमसे ज्यादा बड़ा गुनाहगार तो मैं हूँ। वो मैं हूँ जो अपने परिवार को धोखे में रख रहा हूँ, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास रखो। जब कभी ऐसा टाइम आएगा मैं संभाल लूंगा। आर्य ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, लेकिन सर जी, ये सब कब तक छिपा रहेगा? विवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जितना समय हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का है, और मैं वादा करता हूँ जब भी सच सामने आएगा मैं सबकी नज़रों में तुम्हारा सम्मान बनाए रखूंगा। आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी और लेकिन उसकी आंखों में एक भी थोड़ी बेचैनी थी। विवान सोफे पर खड़े होते हुए बोला, अब ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, सुबह सबके साथ मंदिर भी चलना है। आर्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सोफे पर लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आर्या के लेटने के बाद विवान ने रूम की लाइट बंद कर दी और खुद आहिस्ता से रूम का गेट खोलकर रूम से बाहर चला गया। आर्या के सो जाने के बाद विवान धीरे से कमरे से बाहर निकल गया और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। मेंशन के लंबे और चौड़े कॉरिडोर में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। स्टडी रूम में दाखिल होकर अब उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और कमरे की हल्की पीली रोशनी में अपनी जगह पर बैठ गया। टेबल पर रखी छोटी सी घड़ी में 12 बज रहे थे। विवान ने चेयर पर बैठते हुए अपने अपने हाथों को सिर पर रखा, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसने टेबल के ड्रॉर से एक छोटी सी काले रंग की डायरी निकाली। ये डायरी उसकी निजी दुनिया का हिस्सा थी, जिसमें उसने अपने सारे राज और तकलीफें लिख रही थी। विवान को अनिद्रा अनसोमनिया की बीमारी थी, इसलिए वे रात को सो नहीं पाता था। यही बीमारी उसे बचपन से नहीं थी, शायद ये बीमारी उससे उसके पापा की डेथ के बाद हुई थी। विवान जितना चाहे कितना भी थका हुआ हो, उसकी आंखों से नींद हमेशा कोसों दूर रहती है। उसकी नींद न आने की वजह से उसकी जिम्मेदारियां और उसकी जिंदगी में छुपे उन घाव का बोझ था जिन्हें वे कभी किसी का साझा नहीं कर पाया। विवान ने डायरी बंद कर दी और वापस से उसी जगह पर रख दी। उसने कुर्सी से पीछे टेक लगाई और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने आर्या का मासूमियत से भरा चेहरा आ गया। आर्या का ख्याल आते ही विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उफ, विवान की वह मुस्कुराहट! इस समय अगर आर्या ने देख ली होती तो शायद वे अपना दिल ही हार जाती। सुकून तो दिल को तेरे करीब पाकर मिला, वरना जिंदगी का हर लम्हा अधूरा सा लगा। तेरी यादों के बिना सब वीरान है। तू ही तो है जो इस दिल का जहां है। आर्या के बारे में सोचते हुए विवान को पता ही नहीं चला कब चेयर पर बैठे हुए उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब नहा धोकर मंदिर जाने के लिए रेडी थे, आज घर के दोनों बहुएं मतलब आर्या और विधि ने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। जहां विधि के चेहरे पर चमक थी, वहीं आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे इस तरह देखकर सुषमा जी आर्या के पास आई और उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और बोली, आर्या क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ऐसे लटका हुआ क्यों है? आर्या ने सुषमा जी की बात सुनकर हल्की मुस्कान देने की कोशिश की और बोली, कुछ भी नहीं माँ जी। तभी विमला जी उनके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। वे तंज कसते हुए बोली, भाभी आप भी क्या पूछ रही हैं इससे? शायद इसे ये महंगे कपड़े और इतने गहने पहनने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। विमला जी जता तो ये रही थी कि वे ये सब आर्या की फिक्र करते हुए बोल रही है, लेकिन वहां खड़े हर शख्स को पता था कि वे आर्या की गरीबी का मजाक बना रही है। विमला जी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा माहौल बन गया। आर्या ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सिर झुका लिया और चुपचाप खड़ी रही। सुषमा जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वे सीधा विमला जी की तरफ देखते हुए बोली, जी आर्या पर एक तंज कसने की जरूरत नहीं। हमारे घर की बहुएं हमारे परिवार की इज्जत होती हैं और आर्या ने हर कदम पर हमारी इज्जत बनाए रखी है। तुम्हें इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है उनसे। उनके इस कड़े जवाब से विमला जी थोड़ी सकपा गई, लेकिन अपनी बात को छुपाने के लिए उन्होंने तुरंत कहा, अरे भाभी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तो दिल पर ही ले बैठी। दूसरी तरफ आर्या की आई घर में भी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। विवान की वजह से विपुल भी जॉब पर लग गया था और सबकी पढ़ाई भी और उसके घर की आर्थिक हालत भी पहले से ठीक थे। कल ही देशा और श्रुति का रिजल्ट आया था और दोनों ने अपनी अपनी क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए थे, इसलिए वे दोनों विद्या जी से जिद करने लगी, देशा आए चलो ना, आज हम मंदिर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया कहीं गए हुए। मेरा ना आज पप्पा के दर्शन करने का बहुत मन कर रहा है। श्रुति जी बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, हाँ चल ना आई, मंदिर के पास ही में छोले भटूरे की और बड़ा पाव की दुकान है, कितनी टेस्टी है वे सब कुछ, बहुत टाइम हो गया खाए हुए। चल ना आई, प्लीज चल ना। एक तरफ से श्रुति और दूसरी तरफ से दिशा दोनों विद्या जी का हाथ पकड़कर उन्हें हिलाने लगी और जिद करने लगी। अपनी दोनों बेटियों की बचकाना हरकतें देखकर विद्या जी का मन किया कि वे भी अपना सिर पीट ले।
लेकिन फिलहाल तो उन्होंने मंदिर चलने के लिए हाँ कर दी। विद्या जी के हाँ करते ही दोनों खुशी से उछल पड़ी और विद्या जी के गले लग गई। इतने शोर की आवाज सुनकर अंदर की तरफ छोटे सा कमरा जिसमें शांता जी सो रही थी डिस्टर्ब हो गई। वो अपनी खटिया से उठी और बाहर आई। ओ माँ बेटी को खुश देखते हुए शांता जी के सीने पर तो मानो सांप ही लौट गया हो। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या हो रहा है ये सब? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? इतना भी नहीं सोचती कि इस घर में एक बीमार बुढ़िया है और वे आराम कर रही है। शांता जी से इन सब की खुशियाँ शायद देखी ही नहीं जाती। ये बात सबको अच्छे से पता थी। शांता जी की बात सुनकर दिशा का मुंह बन गया और वे खुद से बोली, पता नहीं क्यों आज ही हमारी खुशियों की दुश्मन है। दिशा की बात सुनकर उनके पास बैठी विद्या जी ने सुन ली थी। उन्होंने दिशा के गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, वे बड़ी है और बड़ों के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलते। दिशा गलत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। वे बोली, आई बड़ों को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए। विद्या जी गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब मंदिर चलना है या नहीं? अगर चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। करीब 15 मिनट बाद वे लोग मंदिर जाने के लिए निकल गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।